आपको समझ आएगा कि हैसप क्यों जरूरी है। सर ऐसा बेसिकली फूड की मैनेजमेंट है। हम्म, ठीक है। हमें फूड किस तरह मैनेज करना है, अपने किस टेम्परेचर पे, क्या है, किस तरह रॉ मटेरियल रखना है, किस तरह उसको प्रोडक्शन तक लेके जाना है, पूरी कंट्रोलिंग ये है सब। ओके। और इसके अ, अलावा कि चाइना। हैजर्ड्स हैं, फूड की सेफ्टी है। इस हैसब के अंदर सारी प्रिकॉशन है कि हमें फूड्स को किस तरह एज अ रॉ मटेरियल से पूरे फिनिश गुड तक लेकर जाना है, स्टेप बाय स्टेप, और किस प्रोसेस से गुजारना है और कैसे। एक अच्छा, अगर हैसप अपने पूरे प्रोसेस, अगर जैसे फूड को हम हैसप के प्रोसेस से गुजार लें तो उसका फायदा क्या होता है? सर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम फूड को हैसप के प्रोसेस से गुजारेंगे तो सबसे पहले तो हाइजीन है। हम्म, कि जो आजकल हाइजीन का बहुत है, तो हाइजीन से हम बचते हैं। फूड जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया से बचते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है फूड की, किसी भी चीज़ की, कि उसको कितने टेम्परेचर, कितने लिमिट तक हम उसको बाहर रख सकते हैं, कितने टेम्परेचर में रख सकते हैं, कितने टाइम में उस पर बैक्टीरिया लगता है, कितने बैक्टीरिया से रखते हैं, कितने फ्रीज पॉइंट पे उसके ऊपर बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे, कितनी फ्रीजिंग पॉइंट पे उसके ऊपर बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करेंगे, कितने बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें है सब में, ये पूरा जबरदस्त। गुड, मतलब अच्छा पढ़ाया टीचर ने। हैसअप और हैसअप का रिस्क पे भी ज्यादा डिपेंड करता है ये। मिस की तो जैसे एक भी क्लास नहीं ली थी, शेफ ने पढ़ाया था, वो याद है मुझे। अच्छा अच्छा जी, चले मैं थोड़ा सा ना इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ आप लोगों को, उससे आपको अंदाजा होगा जो रबीस ने बातें की है ना, बिल्कुल वही हैसप है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हैसप का। सबसे पहली चीज ये, हैसप इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, बनाया कैसे गया। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप लोगों को पता होगा, लोग जैसे नासा को जानते हैं आप, जो स्पेस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, मून जी सर। लैंडिंग, इसके अलावा भी मार्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, या जितने भी आपके स्पेस के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो नासा के थ्रू चल रहे होते हैं। तो नासा वाले जब मून के ऊपर अपने अपने लोग भेजने चाहे, अपने साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स, तो वहां पे अब एक चीज तो डन हो गई कि हम एक स्पेसशिप बनाएंगे, उस स्पेसशिप में हम स्पेस सूट पहनाएंगे अपने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं और उनको हम लेके चले जाएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, वहां पे जब वो चले जाएंगे तो वो स्पेसशिप का जो प्रोजेक्ट होता है वो 1 घंटे 2 घंटे का तो नहीं होता, उसमें दिन लग जाते हैं, इवन हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। एक एक महीने, 2 2 महीने का वो स्पेस प्रोजेक्ट होता है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब वो साइंटिस्ट स्पेस पे जाते थे तो खाना पीना क्या करते थे वो, कुछ पता है इसके बारे में? ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और नट्स खा के आपको लगता है एक महीना इंसान सरवाइव कर सकता है? और टिन पैक वगैरह भी। और अगर टिन पैक खराब हो जाए तो? टिन पैक हाइट पे कैसे खराब हो सकता है? और आपको पता है पहले तो टिन पैक का एक जो आप कह लें कि प्रोसेस था, वो तो नॉर्मल प्रोसेस था ना। लेकिन अगर आप सोचें, अगर एक बाहर का फूड, मतलब आप बेसिकली कह रही हैं कि एक टिन पैक का मतलब होता है बाहर का एक नॉर्मल, आप कमर्शियल फूड वो कह रही हैं कि आप लेके चले जाएं वहां पे, और सोचे अगर उनका पेट खराब हो जाए या उनको फूड पॉइजनिंग हो जाए फिर क्या होगा? उनको तो स्पेस के ऊपर कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मतलब एक जर्नल क्वेश्चन करें, समझे, आप उस ऑफिस के अंदर बैठे हैं और उन आप एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि भाई लोगों को स्पेस पे भेजना है। तो सिर्फ आप इस एलिमेंट के बारे में सोचेंगे कि बस हाँ भाई चांद पे भेजना है लोगों को, या आप ये भी सोचेंगे कि भाई चांद पे जाएंगे वहां करेंगे क्या, खाएंगे पिएंगे कैसे, वहां के एनवायरनमेंट में सस्टेन कैसे करेंगे, और अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है हमारे बंदों को तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे? हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक टैक्सी बुला के चांद से वापस भेज दिया जमीन पे। तो इसके पीछे फिर क्या हुआ, नासा ने एफडीए के साथ मिलके क्या किया कि एक उन्होंने एक ऐसी, मतलब एक एक उनको जिम्मेदारी सोची एफडीए वालों को कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आपने फूड को
इस तरीके से मतलब उसकी प्रोसेसिंग को ऐसे आप मेंटेन करवाएं कि जब हम स्पेस पे उसको भेजें तो हमारे जो लोग भी उसको कंज्यूम करें तो उनकी तबीयत खराब ना हो। 100% हाइजीनिक फूड होना चाहिए। तो फिर क्या किया गया, तो फिर वहां पे इस हैसब की बुनियाद रखी गई जिसे हम कहते हैं हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। उन्होंने उन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को स्टडी किया कि जिसकी वजह से खाना खराब होता है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कंटेमिनेशन होती है, गंदे हाथ लगा दिए, डस्ट उसके ऊपर आ गई, आपने एक कोई चीज की मेकिंग करके उसको खुले में छोड़ दिया, या आपने गर्म फूड को फौरन से ही बिना रूम टेम्परेचर के लाए आपने फ्रिज में रख दिया, या कोई भी XYZ कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर रिएक्ट कर गया। तो ये सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद वो कंक्लूजन लेके आए कि हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जिस प्रोसेस के थ्रू जब हम फूड को पैक करेंगे तो वो फूड खराब नहीं होना चाहिए। 0% कंटेमिनेशन होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं अगर वो वहां वो खाना खाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब एक माइनर सा आप कह लें कि डायरिया भी उनकी जान ले सकता है। और डायरिया जो होता है वो बहुत कॉमन फॉर्म होती है फूड पॉइजनिंग की। वो आप नॉर्मल कोई सा भी खाना खाएंगे उसके अंदर जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और स्पेस के ऊपर जाके वो इन सारी चीजों को नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने वो एक हैसप का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसके अंदर वो क्या करेंगे कि इस तरीके से सारे काम करेंगे। अब उस तरीके क्या मतलब वो सारे हैसप के रूल्स, वो सारी जो हैसप की पॉलिसीज हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज, जो खाना आ रहा है उसके रॉ मटेरियल की बात की कि भाई जो हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, मतलब जो एक हम खाना बनाने के लिए बाहर से सब्जियां लेके आ रहे हैं या मीट लेके आ रहे हैं, उसका लाने का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इवन लाने का स्टैंडर्ड छोड़ें, जिस जगह फर्ज करें हम मीट लेके आ रहे हैं, कहीं पे गाय ज़िबा हुई है या कहीं पे हमने चिकन को कटवाया है, वो जो चिकन थी या वो जो बीफ था या वो जो मटन था या वो फिश थी या जो भी चीज थी, उसकी आपने मतलब उसकी कटिंग होने के बाद उसकी स्टोरिंग कैसे की हुई है, वो भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। सिर्फ अगर आपने खाना अच्छा तो बना दिया, आपने अपने शेफ को बोला कि प्रॉपर ग्लव्स पहन के काम करो, आपने उसको बोला अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो टाइम टू टाइम, लेकिन जो आप मीट लेके आए वो मीट ही खराब था। मतलब उसको जिसने हाथ लगाया उसने ऐसी बगैर किसी ग्लव्स के उसको हाथ लगा लिया, जिस जगह पे उसको स्टोर किया हुआ था वहां पे वैसे ही बहुत ज्यादा डस्ट थी। तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान होगा अब आप जितना अच्छा प्रोसेस कर लें वो फूड ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। तो हमने क्या किया, हैसप ने बोला ना सिर्फ आप अपने किचन में इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि वो सारी चीजें हैसप स्टैंडर्ड्स के ऊपर वर्क करें, बल्कि जिस जगह से आप वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वहां पे भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, वहां पे भी उसी स्टैंडर्ड के सारी पॉलिसीज होनी चाहिए। देन फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने उस चीज को मेक श्योर किया। उसके बाद उसका स्टोरिंग एलिमेंट कि भाई अब उसको आपने ले लिया, परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद उसको रखना कैसे है और कितनी देर रखना है। अगर हम पोल्ट्री आइटम की बात करें या हम बीफ या चिकन की बात करें तो उसके अंदर एक चीज होती है, अगर आप चिकन लेके उसको रूम अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर रखते हैं 1 to 5 जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम 1.5 दिन तक मतलब हम 36 आवर्स तक हम उस मीट को चिलर में रख सकते हैं। उसके बाद वो मीट एक्सपायर हो जाएगा। भले आप उसको हाथ में लें, उसको स्मेल करें, आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, जैसे नॉर्मल घर के अंदर एक आपने देखा है देसी टोटके यूज होते हैं, अम्मी फ्रिज से मीट निकालती हैं, स्मेल करती हैं, सही लगता है, पका देती हैं और आप लोग भी खा लेते हैं, आप लोगों को कुछ होता भी नहीं है। लेकिन एज पर हैसब स्टैंडर्ड्स आप क्या करेंगे, अगर वो 36 आवर्स हो गए उसको चिलर के अंदर, उसके बाद वो मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता, किसी सूरत भी वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर और इसके अंदर क्या चीज है, एक खाना जो कुक होता है वो एक सर्टेन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम कुकिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कुकिंग कर लें, मतलब कम टेम्परेचर के ऊपर कुकिंग कर लें, अक्सर आपने ये देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अक्सर रश आवर के अंदर आप देखें तो गैस कम आ रही होती है, तो वो क्या करते हैं हल्के टेम्परेचर के ऊपर ही खाना पका के दे देते हैं आपको। कभी नोट किया है आप लोगों ने ऐसा?
जी सर। जी, और उस टाइम वो कुक भी सही नहीं होता और ऑयल भी बहुत होता है उस पे। एग्जैक्टली exactly. जब आप कम टेम्परेचर पे खाना पकाते हैं तो जो ऑयल होता है ना वो आपके जो भी, अगर वो भले आपकी वेजिटेबल्स हो, भले वो आपका चिकन हो, मीट हो, बीफ हो या कोई भी चीज़ हो, वो सोक कर लेता है कम टेम्परेचर के ऊपर। और उसके अलावा भी कम टेम्परेचर के ऊपर आपका बैक्टीरिया ही नहीं मरेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का किलिंग जो टेम्परेचर होता है वो अबव 100 है, मिनिमम 100 है। तो 100 के ऊपर बैक्टीरिया आपका डेड होता है। उससे पहले तो बैक्टीरिया आपका एक्टिव है। अगर आप 70, 80, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर खाना बना रहे हैं तो इसका मतलब बैक्टीरिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप वही फिर बैक्टीरिया खा लेते हैं। जब आप बैक्टीरिया खाते हैं और वो बॉडी टेम्परेचर में जाता है तो वो इटसेल्फ एक्टिव हो जाता है। तो वो वही सारा फूड पॉइजनिंग वगैरह बन रहा होता है। तो उसके अलावा और क्या एलिमेंट है? और अगर हम ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर पका दें तो क्या होगा? मतलब एक्स्ट्रा हॉट टेम्परेचर के ऊपर हम फूड कुक करें। टेस्ट लेस हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है और वो अजीब सही हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि आपकी जो ओवरकुक हो जाता है वो इस वजह से। बाहर की फूड, मतलब मीट की जो बाहर की लेयर होती है ना वो पक जाती है, लेकिन हम्म। अंदर की लेयर कच्ची रह जाती है। आपको बज़ाहिर दिखता है कि ये तो बहुत मतलब गर्म हो गया है, बहुत मतलब पक गया है, अब इसको फर्दर मैंने और पकाया तो ये जल जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, वो ऊपर की लेयर पकी होती है, अंदर की लेयर कच्ची होती है। उससे भी फिर आपकी तबीयत खराब होने का चांसेस होता है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप हैसब की बात करेंगे और हैसब के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप बात करेंगे तो आपका ना सिर्फ फूड की क्वालिटी, फूड की स्टोरेज, बल्कि फूड के साथ साथ जो आपका मतलब आपका फूड आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका इटसेल्फ टेम्परेचर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे आप कभी, मुझे नहीं पता, कभी आप लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि आपको देर हो रही है और आपने फ्रीजर से मीट निकाला और फ्रीजर से मीट निकालने के बाद डायरेक्ट पका लिया? नहीं, थोड़ा सा सोक करके रखते हैं ताकि थोड़ा सा इससे फ्रीजिंग खत्म हो जाए। डायरेक्ट तो आज तक नहीं बनाया। जी, किसी और ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है राफिया? किसी से दुश्मनी निकाली है आपने ऐसी? नैगेट्स वगैरह फ्राई करें सर, जल्दी जल्दी में, कभी कभी। फ्रीजर से डायरेक्ट निकाल के? हाँ, तो अपने अंदर से लिए। कच्चे रहे? बहुत दफा। उस क्योंकि जब आप उसको फ्राई करते हैं ना और वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर होता है तो वो बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा ही रहता है, क्योंकि अंदर तक वो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं होता। इसी तरीके से समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कभी वो ब्रोस्ट खाया है? जी। कभी ब्रोस्ट में ब्लड निकला है? जी। बहुत दफा। हम्म। बहुत दफा। क्यों निकलता है? क्योंकि क्योंकि वो या तो, उन्होंने जी जी जी, बोलें। क्योंकि वो उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट से निकालते ही उन्होंने फ्राई किया होता है। बैक्टीरियाज वगैरह किल नहीं होते। कह सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप देखें, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। जो ब्रोस्ट होते हैं ना, उन ब्रोस्ट को पकाने का स्टैंडर्ड क्या है कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना फ्रायर का, वो होना चाहिए 350 प्लस, 350, 360, 365, इस तरीके से टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद जो आपका जो ब्रोस्ट होगा ना, जो हड्डी होती है उसके अंदर, वो मीट एटलीस्ट थॉ होना चाहिए। थॉ से मुराद वो एक दिन तक कम से कम, या 8 घंटे या 9 घंटे तक मिनिमम, फ्रीजर से निकालने के बाद नॉर्मल नीचे वाले जो फ्रिज होता है हमारा, उसके अंदर रखा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे आपने फ्रीजर से निकाला, आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले 7-8 घंटे आप उसको नीचे वाले चिलर में रखेंगे, जो जहाँ पे आप अपनी पानी की बॉटल्स वगैरह रखते हैं। देन जब वो 7-8 घंटे उसमें रह जाएगा, उसके बाद आप उसको निकाल के उस 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको 11 मिनट कुक करेंगे। अगर 11 मिनट से ज्यादा कुक करेंगे तो वो जल जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और 11 मिनट से कम कुक करेंगे उसको तो उसके अंदर से ब्लड आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर 11 मिनट आपने कॉन्स्टेंट कर दिए, लेकिन जो आपने चिकन यूज करी वो ठंडी चिकन यूज करी, मतलब आपने डिफ्रीजर वाली चिकन यूज कर ली, तब भी ब्लड आ जाएगा। और अगर आपने 11 मिनट से कम उसको, आपने चिकन तो सही टेम्परेचर पे यूज की, लेकिन उसको आपने क्या किया, 11 मिनट से कम पका दिया, तब भी ब्लड आ जाएगा।
तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और ये हैसेप जी है जो आपको कहता है कि इन सारी चीजों पे चेकलिस्ट बनाए